अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। आज का हमारा लेसन है, लेसन नंबर 37 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द इंटरव्यू, हम लोगों ने बेसिकली इंटरव्यू के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से हम अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से स्टेप से हम लोग जो हैं वो मिस नहीं कर सकते और अपने इंटरव्यू को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो एनीवेज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोगों ने जो है इससे पहले वाली वीडियोस को भी वॉच करें ताकि आपको इससे पहले वाले लेसन भी समझ में आ जाएं। इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशंस फॉर द जॉब, प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, इंटरव्यू स्ट्रेटजीज़ हैं, क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू है। तो बेसिकली हमने इसमें इंटरव्यू के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशंस फॉर द जॉब। अब सबसे पहले जब हम लोग जॉब के लिए जाते हैं तो हमने अपनी सीवी में हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग अपनी रेज़्यूमे या सीवी में डालनी होती है कि हम लोगों ने कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशंस, कौन से सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, हमने कोई चीज़ मतलब कितनी स्टडी की हुई है। ठीक है, हमने फ़र्स्ट ईयर कहाँ से की है, ईच एंड एवरीथिंग, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़ जो है वो मेंशन्ड होती है सीवी में। तो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बता देना है। When you are invited to interview for a position, the interviewer may already have some idea of whether you have the right qualifications. अब आपका जो क्वालिफ़िकेशंस हैं आपने अपनी ऑब्वियसली सीवी में लिखी होंगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपका जो इंटरव्यूअर है उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आपका जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो ठीक हैं, मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सूटेबल हैं या नहीं है। तो वो उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स। तो प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या होता है? प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट बेसिकली कहा जाता है कि एप्लीकेंट्स जो आते हैं जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, उनके डाटा को कलेक्ट किया जाता है, जो उनके साथ इंटरव्यू किया जाता है उसके डाटा को गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और फिर इसको जो है हम लोग प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कहते हैं, जो एक तरह का टेस्ट होता है। उसकी स्किल्स को देखा जाता है, उसके एटीट्यूड्स को देखा जाता है, उसकी हैबिट्स को देखा जाता है। तो ये उसके डाटा को जो है ना वो कलेक्ट किया जाता है इसमें। प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। अब हम लोगों ने जो है ना वो प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो सबसे पहले हम लोग जो हैं वो इसको देखते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू इज़ टू थिंक अबाउट द जॉब इटसेल्फ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जॉब के बारे में देखना है कि जॉब हम ये क्यों कर रहे हैं, या फिर जॉब का पर्पस क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं जॉब। ठीक है, इस तरह तो नहीं कि मतलब आपने जॉब करनी है और आप जॉब ढूंढने लग गए हो। कोई तो कोई मतलब कोई ना कोई तो पर्पस होता ही है। तो आपने उस चीज़ को जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है, उस चीज़ को पहले आपने देखना है। बट गुड प्रिपरेशन विल हेल्प यू परफॉर्म वेल। अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होगी, ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है इंटरव्यू से, मतलब क्वेश्चंस कौन से आने हैं, आपने जो है वो कोई ऐसा सवाल आपसे पूछ लेता है इंटरव्यूअर, तो आपने उसको हैंडल किस तरह से करना है। अगर आपने उसकी तैयारी अच्छी तरीके से की है, रिहर्सल आपकी अच्छी है, तो आप जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं, परफॉर्म करेंगे आप अच्छे तरीके से। ठीक है, बिफोर द इंटरव्यू लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक और बात यहाँ पे उन्होंने लास्ट पे लिखी है कि इंटरव्यू से पहले आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, आपने जो है थिंक अहेड अबाउट क्वेश्चंस। एनीवेज आई थिंक सो ये नीचे डिटेल से बताया गया, तो यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, आपने सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पता होना चाहिए कि मतलब कि कौन बॉस है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ किस तरह, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, उसकी जो है वो मार्केट में उसकी क्या रेपो चल रही है, क्या इमेज बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी पता होनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। प्लानिंग फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। अब प्लानिंग किस तरह से आपने करनी है कि आपको जो है वो हाउ कैन यू प्रैक्टिस फॉर अ जॉब इंटरव्यू, व्हाट आर सम क्वेश्चन दैट माइट बी। अब ये जो हैं वो क्वेश्चंस आपने पढ़ लेने हैं, याद करने हैं, क्योंकि ये मेन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में। तो ये अगर सवालों के जवाब आप अच्छे तरीके से जो हैं वो तैयार कर लेते हैं तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं अपने इंटरव्यू में। थिंक अहेड अबाउट
क्वेश्चंस। अब आपने क्वेश्चंस के बारे में देखना है कि आपसे सवाल कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो है आपसे किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू स्ट्रेटजीज़, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ सवाल दिए हैं। व्हाट वाज द टफेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक। अब ये वो क्वेश्चंस हैं, ये मैं रीड नहीं कर रही हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। उन्होंने एज अ हिंट आपको जो है ना वो रिहर्सल के लिए आपको ये क्वेश्चंस भी बता दिए हैं कि ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। बोल्स्टर योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वेल प्लेड नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरव्यू को आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो। अगर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, अगर आपको इवन कि अगर आपको कोई आंसर भी नहीं आता किसी क्वेश्चन का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने हैंडल किस तरह से करना है। अगर आप नर्वस होगे, अगर आप शाय फील करोगे, ठीक है, आप जो चीज़ आपको आती होगी वो भी आपके माइंड से जो है ना वो स्किप हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस जो है वो आपने रखना है अपने आप पे, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर एक जो है ना वो सारी नॉलेज होगी, सारी चीज़ों की, सारे इंटरव्यू की क्वेश्चंस आपको पता होंगे, ठीक है। आपको अपने से रिलेटेड क्वेश्चंस पता होंगे, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पता होंगे, तभी आप जो हैं वो इंटरव्यू अच्छा दे सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड रह सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिश योर इंटरव्यू स्टाइल। अब आपने जो है ना वो पॉलिश करना है अपना इंटरव्यू स्टाइल। आपने जो है फॉर्मल वे में इंटरव्यू को देना है। इनफॉर्मली जैसे फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करते हैं इस तरह से जो है ना आपने इंटरव्यू नहीं देना है। फॉर्मली जो है ना वो उनके साथ कम्युनिकेशन करनी है इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है। आपने अपना स्टाइल भी जो है ना वो पॉलिश कर देना है। गुड मैनर्स को शो करना है, ठीक है, जो जो भी इसके जो है ना चाहिए होते हैं। प्लान टू लुक गुड। अब आते हैं हमारे अपने पे कि हम लोगों को जो है ना वो क्या करना चाहिए अच्छा दिखने के लिए। टू लुक लाइक अ विनर। अब आपने जो है ना अपनी ड्रेसिंग सेंस जो है ना वो अच्छी रखनी है। बी वेल और ग्रूम्ड। आपने जो है ना नीट क्लीन जो भी कपड़े पहनने हैं वो नीट क्लीन पहनने हैं, और कपड़े जो हैं वो आपने उनकी चॉइस के पहनने के। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो वहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट पे किस तरह की ड्रेसिंग जो है वो चलती है। स्माइल व्हेन अप्रोप्रिएट। अब फजूल में आपने स्माइल नहीं करते रहना, जब जहाँ पे सूटेबल है वहीं पे आपने स्माइल करनी है। इंटरव्यूइंग फॉर सक्सेस। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अचीव कर सकते हो अपना सक्सेस। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू बाय टेकिंग प्रूफ ऑफ योर अकम्पलिशमेंट्स। अब आपने जो है ना वो सीवी में जो चीज़ें लिखी होंगी उसको आपने प्रूफ करना है कि आप जो है वो सही बात है, आपने ऑनेस्टी को शो किया है, ठीक है। अराइविंग ऑन टाइम। टाइम पे आपने पहुंचना है, ये नहीं कि आपका टाइम जो है वो 9 बजे का था और आप 10 बजे जा रहे हो। वेटिंग ग्रेशियसली। तो आपने जो है ना इन चीज़ों को देखते हुए अपनी सक्सेसफुल हासिल कर सकते हो आप सक्सेस। द क्वेश्चंस एंड आंसर स्टेज। अब क्वेश्चन एंड आंसर स्टेज में आप क्या करते हो, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। अब ये ग्रेटेस्ट पार्ट कहा गया इंटरव्यू का, क्योंकि ऑब्वियसली क्या क्या होता है कि आपसे सवाल पूछे जाते हैं और आप जो है उसको कॉन्फिडेंटली रिप्लाई नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू जो है वो इतना अच्छा से नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे द इंटरव्यूअर विल आस्क यू अबाउट योर क्वालिफिकेशन एंड डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट मेंशन इन योर रेज्यूमे। अब आपसे जो है ना वो इंटरव्यूअर जो है आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेज्यूमे में आपकी जो सीवी में पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में भी आपसे डिटेल्ड में पूछ सकता है, ठीक है। या फिर आपसे क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड ही ज़्यादातर जो हैं वो सवाल पूछे जा सकते हैं। डीलिंग विद क्वेश्चंस। अब आपने किस तरह से डील करना। अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपका कॉन्फिडेंस होगा तो आप हर क्वेश्चन से जो है ना वो डील कर सकते हो, ठीक है। तो आप डीलिंग विद क्वेश्चंस के पॉइंट में कॉन्फिडेंस को भी ऐड कर सकते हो। लिसनिंग टू द इंटरव्यूअर। आपने जो है ना वो पहले सबसे जो है लिसन कर लेना है इंटरव्यूअर को कि उसका सवाल क्या है। ये नहीं करना कि आपने जल्दबाजी को शो करो और आप जो है ना वो पहले लिसन नहीं किया और आप जो है वो बोलना शुरू हो गए, ठीक है। आंसरिंग डिस्क्रिमिनेटरी क्वेश्चंस। अब आपने जो है ना एम्प्लॉयर्स कैन नॉट लीगली डिस्क्रिमिनेट अ कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, कलर, क्रीड एंड और जेंडर। तो इन आंसर्स को जो है ना आपने इनके आंसर्स जो है ना पूछने हैं।
सॉरी, इस पे आपने जो है ना अपना ये नहीं करना कि लड़ना शुरू हो गए हो, आपने इस पे भी जो है ना वो रिलैक्स रहना है, ठीक है। टू क्लोज अब, like the opening and the end of the interview is more important its duration. In the last few minutes you need to evaluate how well you have done. अब लास्ट मिनट में आपने ना सारी चीज़ों को एवेल्यूएट कर लेना है, माइंड में ना एक इमेजिनेशन बना लेनी है कि आपने किस तरह से जो है ना वो इंटरव्यू को परफॉर्म किया है। यू ऑल्सो नीड टू करेक्ट एनी मिसकंसेप्शंस द इंटरव्यूअर माइट हैव। आप जो है वो लास्ट में करेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो एंड में। कंक्लूडिंग ग्रेसफुली, अब आपने जो है ना वो कर्टिसी के साथ ग्रेसफुली जो है ना रिस्पेक्टफुल वे से अपना कंक्लूड कर देना है। डिस्कसिंग सैलरी, ये सारे जो है ना वो एंडिंग के स्टेप्स हैं। किस एंड में बिल्कुल जब आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया तब आप अपने सवाल पूछ सकते हो। पहले आपसे इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा, ठीक है। एंड में जो आपका इंटरव्यू जहाँ पे एंड हो रहा है आपने वहाँ पे अपने सवाल पूछने हैं, लाइक सैलरी कितनी है, ठीक है, इन्वायरमेंट, आप जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं सवाल वो आप एंड में पूछ सकते हो, ठीक है। व्हेन टू निगोशिएट, what to negotiate, interview notes अब, when to negotiate, if you don't like the offer you might try to negotiate। अब negotiate होता है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आप बहस कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, ठीक है, दूसरे पर्सन के साथ, उसको हम negotiate कहते हैं। अगर आपको ऑफ़र पसंद नहीं आ रही तो आप negotiate कर सकते हो, प्रोवाइडेड you are in a good bargaining position and the organization has the flexibility to accommodate you। what to नगोशिएट, क्या चीज़ आप कर सकते हो, सैलरी को कर सकते हो नगोशिएट, ठीक है। सैलरी पैकेज अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप नगोशिएट कर सकते हो। नगोशिएट मींस बहस करना, किसी से बात करना, अपनी बात, अपने व्यूज़ को शेयर करना। इंटरव्यू नोट्स, अब जब आपका इंटरव्यू हो गया तो आप लोगों ने जो है वो अपने नोट्स बनाने हैं कि आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड किस तरह का रहा है, वो एज अ रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि आपके इंटरव्यू जो है वो किस टाइप का रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, तो उसके आपने नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको पता हो कि एक इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछे गए थे, नेक्स्ट इंटरव्यू में आपसे वो गलती ना हो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉलोअप्स, इफ़ योर एप्लीकेशन लेटर एंड रेज्यूमे फेल टू ब्रिंग अ रिस्पॉन्स विद इन अ मंथ और सो। अच्छा, अगर आपकी जो है एप्लीकेशन या फिर रेज्यूमे फेल हो गई है या फिर आपको डाउट है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो आप जो हैं वो दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज या एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो फेल हो गई है या फिर आप जो है वो अच्छा समझ रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क करना चाह रहे हो, जाना चाह रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जो है ना वो दोबारा से अपनी रेज्यूमे को सेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेसन नंबर 38 की तरफ आते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन। इसकी आउटलाइन है, डेफिनेशन है, 3 स्टेप ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस है, ऑडियंस एनालिसिस है, राइटिंग टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। इस पूरे लेसन में हम लोग जो हैं वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, ओरल प्रेजेंटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग सुन लें। ओरल प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो नॉन एज पब्लिक स्पीकिंग। अब इसको जो है वो पब्लिक स्पीकिंग भी कहा जाता है, जो हम पब्लिकली सब इतने सारे लोगों के सामने बोलते हैं, ठीक है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप वर्बली एड्रेसिंग एन ऑडियंस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। हम एक टॉपिक को चूज़ कर लेते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन को देते हैं, उसको हम लोग जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। लाइक हम लोग जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अपने क्लास टीचर्स के टीचर्स के सामने या फिर हम लोग अपने रूममेट क्लासमेट्स के सामने जो है वो बोलते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। एक ही टॉपिक हम लोग को दिया जाता है अपनी टीचर की तरफ से और हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। उसके बाद सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन। अब हम लोग जो हैं वो सक्सेसफुल किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, इन योर पर्सनल लाइफ एंड इन दी वर्ल्ड ऑफ बिजनेस यू ऑरली कम्युनिकेट। आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो कस्टमर्स के साथ, कुलीग्स के साथ, एसोसिएट्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयर्स के साथ, ये सारी जो है वो ऑरली कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो आप फ्रेंडली हो के पर्सनल लाइफ में करते हो, ठीक है। बट दिस कम्युनिकेशन डज नॉट नीड एनी स्पेशल प्रिपरेशन एज दिस इज़ सिंपली अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन। अब उन्होंने कहा है कि ये एक स्पेशल टाइप की प्रिपरेशन इसमें नहीं की जाती है क्योंकि ये एक नॉर्मल सी फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है जो हम डेली लाइफ करते हैं। हम प्रिपेयर नहीं करते हैं अपने आप को उस चीज़ के लिए, जो भी हमारे माइंड में आता है हम बोल देते हैं। लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन जो होती है वो हमें स्पेशल प्रिपरेशन इसके लिए करनी पड़ती है। हमें उस टॉपिक से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए, तभी हम जो है वो अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो जब आपकी ओरल प्रेजेंटेशन है
आप लोग सक्सेसफुल इसको इसी तरह बना सकते हैं कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ A to Z, उसकी टाइप्स हो गई, उसके बेनिफिट्स हो गए, उसकी जो है वो अच्छी क्वालिटीज़ बुरी क्वालिटीज़ हो गई, सब कुछ आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो पता होना चाहिए, तभी आपका सक्सेसफुल आप बन सकते हो प्रेजेंटर। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन। अब डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है। सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन, oral presentation creates mutual understanding between audience and speaker, so you will have to give yourself some time to improve your oral presentation skills. अब oral presentation अगर आपकी टॉपिक क्लियर है, आपका कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो, सक्सेसफुल बन सके। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपको जो चीज़ आती होगी वो भी आप प्रॉपर वे में जो है वो बोल नहीं सकते हो। तो आपको जो है अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतरीन बनाना है। ठीक है, बार बार रिहर्सल करके आप जो है वो इसको इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। स्टेजेस फॉर प्रिपेयरिंग ओरल प्रेजेंटेशन टाइप्स हैं। आर्ट ऑफ डिलीवरी द ओरल मैसेज, डिलीवरिंग द स्पीच, नॉन वर्बल डिलीवरी। 3 स्टेप्स। अब ये उन्होंने स्टेप्स बताए हैं अपनी कैसे इफेक्टिव बना सकते हो ओरल प्रेजेंटेशन के। 3 स्टेप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस: प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन, राइटिंग योर प्रेजेंटेशन, कंप्लीटिंग योर प्रेजेंटेशन। अब सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग ओरल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपने प्लान करना है ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में। आपने अपने टॉपिक को चूज़ करना है। ठीक है, उसके बारे में आपने प्लान करना है, एक नोट बनाना है। ठीक है, सारे नोट्स उसमें लिखने हैं अपने जो है ना वो आपको कोई भी टॉपिक जो मिला होगा आपने उसको प्लान करना है। ठीक है, उसके बारे में डेफिनेशंस हो गई, सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, उसके एग्जांपल्स, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स और बेनिफिट्स और जो भी चीज़ें होती हैं ना उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको मिल सकती हैं, वो आपने जो है ना उसके लिए प्लान बना के उसके नोट्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे उन्होंने जो है ना वो सैम्पल्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर बिजनेस प्रिवेंटेटिव, तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि प्लानिंग किस तरह से होती है टू इन्फॉर्म। अब ओरल प्रेजेंटेशन जो है वो क्या चीज़ें जो है ना वो हमें देती है, उसकी वजह से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं टू इन्फॉर्म। अब वो हमें इन्फॉर्म करती है, क्लैरिफाई करती है, एक्सप्लेन करती है उस टॉपिक को। जो एक टॉपिक होता है, मतलब ज़्यादा सारे टॉपिक नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ एक टॉपिक जो है उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको क्लैरिफाई करती है। ठीक है, इन्फॉर्म करती है, हमें हर चीज़ से रिलेटेड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन देती है। टू परसुएड, परसुएड मीन्स कन्विंस करती है, मतलब ये कि आप जो हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन से ऐसे फैक्ट और फिगर को यूज़ करते हुए आप जो है परसुएड करते हो। ठीक है, लाइक आप जो है ऑनेस्टी वाले वर्ड स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हो, ऐसे फेक जो हैं उन स्टेटमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। जो आपको पता है कि ये ट्रू है, ये रियल है, तो ही उस चीज़ को आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करते हो कि ऑडियंस जो है वो परसुएड हो सके। अगर आपकी बातें झूठी होंगी तो ऑडियंस जो है वो ऑब्वियसली जो है कुछ उसमें से 1-2 पर्सन्स ऐसे होंगे जो आपकी झूठी बात को, उनको सच्ची बात जो है वो पता होगी। ठीक है, या फिर आपका जो टीचर है उसको पता होगा। तो आप जो हैं वो ऐसी झूठी बातों को, फॉल्स बातों को आप अपनी प्रेजेंटेशन में नहीं ऐड करोगे। ठीक है, टू मोटिवेट। अब यहाँ पे आप जो है वो मोटिवेट करने के लिए प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन को यूज़ किया जाता है। टू इंटरटेन, अब यहाँ पे इंटरटेन करने के लिए भी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस में आपने ऑडियंस का एनालिसिस करना है। ठीक है, उसका साइज़ क्या है, कंपोजिशन क्या है। ठीक है, उसके बाद वुमेंस कितनी हैं, मेंस कितने हैं, एजेस क्या हैं, सारी चीज़ें जो है ना उनके ऑक्यूपेशंस क्या हैं, ऑडियंस से रिलेटेड सारा चीज़ें जो है ना वो एनालिसिस करनी है आपने। राइटिंग ऑरल प्रेजेंटेशन। अब राइटिंग करने के लिए ऑरल प्रेजेंटेशन में मेन आइडिया और कंटेंट, सबसे पहले आपने मेन आइडिया देना है, एक छोटी सी समरी देनी है, ओवरव्यू देना है जिसमें टॉपिक से रिलेटेड, ताकि स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि टॉपिक क्या है और इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद लिमिट योर स्कोप। आप अपना जो है ना स्कोप लिमिट करना है आपने। ठीक है, कि इन 1 मिनट एवरेज स्पीकर कैन डिलीवरी अबाउट 1 पैराग्राफ, कि इतने मिनट में आपने इतने पैराग्राफ्स जो हैं वो बोलने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इंट्रोडक्शन इतने मिनट्स में देना है, कंक्लूजन इतने मिनट में देनी है, हर चीज़ का ना आपने एक लिमिट बना लेनी है। ठीक है, चूज़ योर अप्रोच। अब यहाँ पे विद अ वेल डिफाइंड आइडिया यू बिगिन टू अरेंज योर मैसेज। अब यहाँ पे आपने जो है ना वो अरेंज करना है अपने मैसेज को। स्ट्रक्चर अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन लाइक अ मेमो और लेटर। आपने शॉर्ट प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना है। ठीक है, लाइक जैसे लेटर्स होते हैं वैसे मेमोज होते हैं। ऑर्गेनाइज लैंग्वेज स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन लाइक फॉर्मल रिपोर्ट्स।
आप जैसे फॉर्मल रिपोर्ट देते हो उसी तरह से आपने प्रेजेंटेशन की लैंग्वेज को चूज़ करना है, फॉर्मल लैंग्वेज को चूज़ करना है। फॉर बैड न्यूज़ और परसुएसिव प्लान टू अरोज इंटरेस्ट और गिव अ प्रीव्यू। जब आपने कोई बैड न्यूज़ देनी है या इस तरह की बात करनी है प्रेजेंटेशन में कि आपको पता है कि ये जो है वो ऑडियंस को बुरी लग सकती है, तो आपने जो है ना सबसे पहले ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड करना है और गिव अ प्रीव्यू। लॉन्ग प्रेजेंटेशन, अब लॉन्ग प्रेजेंटेशन लाइक फॉर्मल रिपोर्ट्स, जैसे आप फॉर्मल रिपोर्ट्स देते हो उसी तरह से आपने जो है ना वो लॉन्ग प्रेजेंटेशन देनी है। इफ़ पर्पस इज़ टू एंटरटेन, मोटिवेट और टू इन्फॉर्म देन यूज़ डायरेक्ट ऑर्डर एंड अ स्ट्रक्चर। अगर आपने जो है ना, अगर आपका पर्पस जो है वो एंटरटेन करना है, मोटिवेट करना है और इन्फॉर्म करना है, तो आपने जो है वो डायरेक्ट ऑर्डर को यूज़ करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर योर आउटलाइन, और आउटलाइन मीन्स कि आपने अपने टॉपिक को जो है ना, जो आपका मेन टॉपिक है उसको आपने जो है प्रिपेयर कर लेना है। डिसाइड ऑन स्टाइल, आपने अपने स्टाइल भी जो है ना प्रिपेयरिंग से पहले, मतलब आपने जो है प्रेजेंटेशन से पहले जो है डिसाइड कर लेना है स्टाइल, कौन सा स्टाइल जो है वो आप यूज़ करोगे, फॉर्मल करोगे, इनफॉर्मल करोगे, किस टाइप का जो है ना वो प्रेजेंटेशन के दौरान आप स्टाइल को चूज़ करते हो। डेवलपिंग योर प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे डेवलप करना है आपने अपनी ऑरल प्रेजेंटेशन को। अब यहाँ पे हाउ फॉर्मल प्रेजेंटेशन डिफरेंट फॉर्मल रिपोर्ट्स, मोर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। अब फॉर्मल रिपोर्ट्स में जो है, जैसे फॉर्मल प्रेजेंटेशन में जो है मोर इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाता है एज अ ऑडियंस। यूज़ ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़ टू एक्सप्रेस मीनिंग, आप जो है वो यूज़ करते हो नॉन वर्बल क्यूज़ को, अपने हैंड्स को, अपने फुट को, अपनी बॉडी को जो है वो मूव किया जाता है टू एक्सप्रेस योर मीनिंग। लेस कंट्रोल ऑफ कंटेंट, ग्रेटर नीड टू हेल्प द ऑडियंस स्टे ऑन ट्रैक। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, ठीक है। इंस्पायर ऑडियंस, कॉन्फिडेंस एंड प्रीव्यू दी कॉन्टेंट्स, आपने प्रीव्यू एक रिव्यू सा देना होता है कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद बॉडी में जो है आपकी सारी मेन पॉइंट्स आते हैं, जो भी आप चीज़ें क्लियर करना चाहते हो ऑडियंस के साथ, वो चीज़ें आप डिस्कस करते हो। होल्डिंग योर ऑडियंस अटेंशन, फिर आपने जो है इसी में प्रेजेंटेशन में अपना होल्ड रखना होता है कि आपने ऑडियंस का अटेंशन स्टेबल रखनी है, मेंटेन रखनी है। क्लोज में आप क्या करते हो, शुड लीव अ स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इंप्रेशन, आपने अपना जो एक इमेज बना होता है स्टार्ट टू एंड उसको ख़त्म नहीं करना होता है, क्लोज तक उसको लेके चलना है, तभी आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बेस्ट बन सकती है। डिस्क्राइबिंग द नेक्स्ट स्टेप्स, बी सर्टेन दैट एवरीवन एग्रीज ऑन द आउटकम एंड अंडरस्टैंड व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट। तो डिस्क्राइबिंग द नेक्स्ट स्टेप्स में आप लोगों ने इन पॉइंट्स को याद रखना है। मेक योर फाइनल वर्ड्स मेमोरेबल, completing oral presentation, evaluate the content of your message। अब है टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। सबसे पहली है एक्सटेम्पोरेनस। एक्सटेम्पोरेनस की डेफिनेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगी हूँ, बड़े और से आपने सुनी है। एक्सटेम्पोरेनस oral presentation are the speeches that delivered with prepared notes and can have preparation time। अब इसमें जो है आप लोग वो स्पीचेस इसको कहा जाता है जो हमें प्रिपेयर्ड मिलती हैं, ठीक है। हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हमें जो है वो उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग टॉपिक से रिलेटेड हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं बाकायदा। एंड कैन हैव प्रिपरेशन टाइम, और हमें टाइम भी दिया जाता है प्रिपेयर करने का, ठीक है। आपका जो है वो 2 दिन पहले आपको बता दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कि आपकी प्रेजेंटेशन है, ये टॉपिक है, तो आपको टॉपिक का टाइम भी मिल जाता है और आपको जो है वो प्रिपरेशन के लिए भी जो है वो उसके लिए भी टाइम मिलता है। सेकेंड है रीडिंग। अब इन दिस मेथड द होल प्रेजेंटेशन इज़ रीड अलाउड, आपको एक पेपर नोट्स बता दिए जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड और आपको कहा जाता है कि इसको रीड करो। तो इस तरह की प्रेजेंटेशंस भी होती हैं जो आपको अलाउड ऊंची आवाज़ में जो है ना वो आपको रीड करनी होती हैं। उसके बाद थर्ड है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन में है कि आपको अपनी स्पीचेस को मेमोराइज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल लाइफ में जब होते हैं तो हमें जो है ना एक कहा जाता है एक टॉपिक ले लो, ठीक है, और जो है ना कोई कायदे आज़म डे आ गया या फिर इकबाल डे आ गया, तो हम मतलब छोटे बच्चे जैसे करते हैं कि वो उसको याद करते हैं, उनको सही से याद भी नहीं हुआ होता, और वो जब ऑन दिस डे जब वो कर रहे होते हैं तो उनको वो भूल रहा होता है। तो दैट इज़ दी मेमोराइजेशन के
उन्होंने याद किया था, लेकिन उनको ऑन द स्पॉट जो है ना वो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो वो मिसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको ये भी अलाउड नहीं होता कि वो अपने पेपर को देख सकें। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो फेल होती हैं, क्योंकि जो है ना याद की हुई प्रेजेंटेशंस सक्सेसफुल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है ना वो मिसिंग हो जाते हैं। वजह इसके कि आप रैंडमली जो है ना वो बोलते जाओ, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो सकती है। लास्ट है इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन। इम्प्रॉम्प्टू, इसकी अब मैं डेफिनेशन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। स्पीच इज़ अनरिहर्सल्ड एंड आर डिलीवर्ड ऑन द स्पॉट। अब इम्प्रॉम्प्टू जो है वो रिहर्सल के बगैर होती है, आपको रिहर्सल का टाइम नहीं दिया जाता है, और ये ऑन द स्पॉट आपको जो है ना वो एक टॉपिक दिया जाता है, और आपको जो है वो टॉपिक के बारे में जो है ना प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है एक्सटेम्पोरेनस। एक्सटेम्पोरेनस मैंने आपको बताया, इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है एक्सटेम्पोरेनस एंड इम्प्रॉम्प्टू का। तो एक्सटेम्पोरेनस मैंने आपको बताया कि वो स्पीचेस होती हैं जिनको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और जो इम्प्रॉम्प्टू है उनको हम प्रिपेयर नहीं करते हैं, रिहर्सल के बगैर होती हैं, और उनके लिए हमें टाइम नहीं मिलता, ऑन द स्पॉट हमें जो है ना वो टॉपिक बता दिया जाता है। उसके बाद लेसन नंबर 39 है ओरल प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ डिलीवरी प्रिपरेशन फॉर स्पीकिंग। तो इसमें जो है हमारी कंप्लीटिंग ओरल प्रेजेंटेशन, आपने जो है कंप्लीट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन क्लैरिटी कंसाइजनेस के साथ, ठीक है। हर चीज़ जो है ना वो आपकी गुड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्सटेम्पोरेनस मैंने आपको बता दिया है, मेमोराइजेशन भी, इम्प्रॉम्प्टू भी बताया है, ठीक है। प्रिपेयरिंग टू स्पीक, अब आपने जो है ना प्रिपेयर करना है अपने आप को बोलने के लिए। नोइंग योर मटीरियल एंड प्रैक्टिसिंग योर डिलीवरी कैन बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। जब आपको अपना मटीरियल के बारे में, जब आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ पता होगी और आपने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, कि क्या चीज़ आप बोलने वाले हो, किस टाइम में क्या चीज़ करने वाले हो, रिहर्सल की होगी आपने सही से, तब आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड हो सकता है, तभी आप अपनी सक्सेसफुल अचीव कर सकते हो। ओवरकमिंग एंजाइटी। If you are nervous about facing audience and experience stage fright, prepare more material, rehearse and think positively. अगर आप जो है वो नर्वस हो जाते हो बहुत सारे ऑडियंस को देख के, ठीक है, हर किसी को अपना पता होता है, तो वो ऑडियंस को देख के अगर आप नर्वस हो गए और अगर आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है इतना, तो आपने जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर को मटेरियल को जो है ना वो प्रिपेयर करना है, ताकि अगर आपको कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो जाएं अगर आपसे, तो आपको वो चीज़ याद हो दूसरी वाली, ठीक है। रिहर्सल आपने करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और थिंक पॉजिटिवली। शो कॉन्फिडेंस। यू विल बी नर्वस एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन, डोंट वरी। अगर आपका जो बिगिनिंग है, ठीक है, जब आप स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया है प्रेजेंटेशन, तब आप नर्वस होगे, लेकिन डोंट वरी, मोस्ट पीपल आर नर्वस। ट्राई नॉट टू स्पीक टू फास्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स में। दिस इज़ द टाइम यू इस्टेब्लिश योर रैपोर्ट विद द ऑडियंस। अब ये वो टाइम होता है जब आपने जो है ना ऑडियंस का बिल्ड करना होता है अटेंशन को, ठीक है। तो एनीवेज आपने जो है ना इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हैं। बॉडी लैंग्वेज। स्टैंड रेदर देन सिट व्हेन यू आर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। आपने बैठना नहीं है, आपने खड़े होकर अपनी प्रेजेंटेशन को देना है, और बॉडी लैंग्वेज आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किस तरह से अपने हैंड्स को मूव कर रहे हो, आप किस तरह से अपनी टांग को रखा हुआ है, ठीक है, आप किस तरह से, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका हर चीज़ जो है ना वो इन्फॉर्म कर देती है। वॉइस क्वालिटी, आपने जो है अगर ऑडियंस ज़्यादा है तो अपनी वॉइस क्वालिटी जो है वो आपने अच्छी रखनी है, ठीक है, ज़्यादा रखनी है, लाउड बोलना है। अगर आपके ऑडियंस जो है वो कम है तो अपनी जो है ना वो इतनी लाउड नहीं रखनी है। विजुअल एड्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, अच्छे वाले विजुअल एड्स आपने यूज़ करने हैं। डिलीवरी। अब डिलीवरी में क्या है, ऑडियंस रिएक्शन। अब बी रेडी टू डील विद एन हॉस्टाइल क्वेश्चंस। अगर आपके साथ कोई ऑडियंस ऐसे सवाल कर रहा है, ठीक है, जिसका आपने ना उसके साथ डील करना है पोलाइटली, ठीक है, ऐसे गुस्सा शो नहीं करना है या फिर जज्बाती नहीं होकर आंसर करना है, बिल्कुल पोलाइटली आपने जो है ना उसका ऑडियंस का रिप्लाई करना है। लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कौन सी आपने यूज़ करनी है, सिंपल, सिंप्लिसिटी। अब simplicity means simples. Use short words and sentences that you are comfortable with. अब सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना है, इतनी जो है ना वो टफ लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी है कि आपका जो ऑडियंस है, हर टाइप का ऑडियंस होता है, तो उसको वो समझ में ना आए। क्लैरिटी। अपने वर्ड्स को जो है ना वो क्लियर करना है, ठीक है, हर वर्ड जो है ना वो प्रॉपर वे में जो है प्रोनाउंस होना चाहिए। सिग्नलिंग। अब सिग्नलिंग मीन्स कि आपने जो है ना गिव योर ऑडियंस क्लियर सिग्नल एज टू द डायरेक्शन योर प्रेजेंटेशन इज टेकिंग।
आपने एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक सिग्नल देना है कि मैं इस पॉइंट पे, अब सेकंड पॉइंट पे मैं मूव होने लगा हूँ, या मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, या मैं डेफिनेशन को बता रहा हूँ, या मैं एग्जांपल को बता रहा हूँ। हर चीज़ का ना आपने एक सिग्नल देना है, ठीक है। हैंडलिंग क्वेश्चंस रिस्पॉन्सिवली, अब यहाँ पे आपने हैंडलिंग करने हैं। क्वेश्चंस एंड आंसर पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गिव चांस टू obtain important information to emphasize your main idea and supporting some point। तो ये आपने हैंडलिंग करनी है अपने क्वेश्चंस की। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑन अ कॉल, अगर आपकी जो है ना वो कॉल पे प्रेजेंटेशन हो रही है तो आपने इन पॉइंट्स को जो है ना वो आपने यूज़ करना है। वेलकम एवरीवन, मेंशन्ड, हैंगआउट्स, ग्राफिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है अगर आप जो है वो सेल फोन पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो। लेसन नंबर 40 की तरफ आते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड नेगोशिएशन स्किल्स। तो इसकी आउटलाइन है, लैंग्वेज प्रैक्टिस है, नेगोशिएशन स्किल्स हैं, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे मॉडल दे दिया है प्रेजेंटेशन का कि किस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट होती है, उसकी इंट्रोडक्शन किस तरह होता है, बॉडी किस तरह होती है, और एंड पे कंक्लूजन किस तरह से होती है। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस है, लैंग्वेज प्रैक्टिस में हम लोग के सिग्नलिंग आती है। सिग्नलिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन में, कि आप जो है वो क्लियर करते हो। इसमें आप लोगों ने, जैसे आपने बताना है कि आप अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप सिग्नल दोगे, ठीक है, कि मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगा हूँ। या अगर आप ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते जाओगे तो ऑडियंस पे जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे समझ में ही नहीं आएगा कि आप किस पॉइंट पे हो, आप क्या चीज़ बता रहे हो, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा आपकी तरफ। तो सिग्नलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको बाकायदा बताया गया कि किस तरह के पॉइंट्स को, किस तरह के वर्ड्स को, स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है आपने सिग्नल जब देना है। उसके बाद नेगोशिएशन स्किल्स। अब नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अ डिस्कशन इन विच टू और मोर पार्टीज अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट थ्रू बार्गेनिंग। अब यहाँ पे नेगोशिएशन स्किल्स किसको कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, नेगोशिएशन कहते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एक बहस करते हैं। तो ये स्किल्स कौन सी होती हैं कि दो पार्टीज़ जो हैं वो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट करती हैं और एक रीच क्या करती हैं, एक एग्रीमेंट, ठीक है, कि दोनों उस एग्रीमेंट से सेटिस्फाई होती हैं। समटाइम्स नहीं भी होती हैं, लेकिन नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं जिसमें हम लोग एक एग्रीमेंट तक पहुंचते हैं, एक एग्रीमेंट रीच करते हैं, टू पार्टीज़, ठीक है। और थ्रू बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मीन्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, टू पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन करती हैं। टू रिजॉल्व द इशू, आप इसमें जो है ना वो रिजॉल्व करते हो अपने इश्यूज़ को, जो भी आपको कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आप जो है ना वो निगोशिएशन करते हो। सक्सेसफुल निगोशिएटर्स, अब यहाँ पे सक्सेसफुल निगोशिएटर्स क्या होते हैं, इसकी आपने सुनी है, नोइंग व्हाट यू वांट, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। व्हाट यू वांट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अदर पार्टीज, आपने अपने साथ साथ अपना आप को जानते हुए, मतलब अपना क्या आप चाहते हो, इसके साथ साथ आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है अदर पार्टीज़, ठीक है। जो दूसरी पार्टी आपसे बोल रही है ये नहीं मतलब माइंड में रखना कि हम जो बोल रहे हैं वही ठीक है। आपने सेकंड पार्टी की जो है ना व्यूज़ को भी सुनना है, उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। एंड लास्ट वन इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए तो वहाँ पे आपने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। तभी आप जो है वो सक्सेसफुल निगोशिएटर्स बन सकते हो। 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ भी तभी करना है जब इफ़ नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्ड विद होनेस्टी, आपने जो है वो रिस्पॉन्ड करना है पॉजिटिवली, होनेस्टी के साथ, ठीक है। एंगर जो है ना उसको आपने शो नहीं करना है। अब यहाँ पे नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज़ हैं, सबसे यहाँ पे 4 हैं। विन विन स्ट्रेटजी, विन लूज, लूज विन, लूज लूज। अच्छा, अब सबसे पहले है विन विन स्ट्रेटजी। अब विन विन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इसमें सेटिस्फाइड होती हैं, ठीक है, दोनों एग्री होती हैं। कोई भी टॉपिक है जिसके लिए आपके बीच में जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप दोनों पार्टीज़ जो होंगी ना, एक पार्टी और दो पार्टी, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इन दोनों में विन हैं, यानी कि सेटिस्फाइड हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की, कॉन्फ्लिक्ट किया, ठीक है, तो नेगोशिएशन किया, तो फिर आप लोग जो हैं वो दोनों सेटिस्फाइड हो गए इस पॉइंट के लिए। तो दैट इज़ द विन विन स्ट्रैटेजी। उसके बाद विन लूज स्ट्रैटेजी। अब विन लूज स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि रिजल्ट इन द पार्टी हु इनिशिएट्स दी कॉन्फ्लिक्ट। अब एक बंदा जो है वो स्टार्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है,
अब बीइंग सेटिस्फाइड, जो स्टार्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट को वो जो है वो सेटिस्फाइड होता है, और अदर पर्सन जो होता है ना वो डिससेटिस्फाइड होता है। अब यानी ये कि एक पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड है और दूसरा पर्सन जो है ना वो डिससेटिस्फाइड है। तो दैट इज़ द विन लूज स्ट्रैटेजी, कि एक पर्सन ने विन किया और एक पर्सन ने लूज़ किया। और विन कौन सा पर्सन करता है? जो स्टार्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट को। अब थर्ड इसका है लूज विन स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि इनिशिएटर जो स्टार्ट करता है इसको कॉन्फ्लिक्ट को, वो डिससेटिस्फाइड होता है और जो सेकंड पर्सन होता है वो सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, उसके बाद लूज लूज स्ट्रेटजी है जिसमें दोनों ही एग्री नहीं होते हैं अपनी कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, वो बहस करते हैं लेकिन उनको एक दूसरे की समझ में नहीं आती है। ठीक है, जो सक्सेसफुल पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया नेगोशिएशन के, वो उसको यूज़ नहीं करते हैं और इसकी वजह से जो दोनों हैं वो एग्री नहीं हो पाते हैं। तो दोनों पार्टीज़ आर टू रिजिड, और वो जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कोलैबोरेट नहीं करते एंड अनअवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो वो इन चीज़ों को जो है ना वो यूज़ नहीं करते। उसके बाद पर्सनल स्टाइल्स इन नेगोशिएशन। अब पर्सनल स्टाइल्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। सेल्फ डिनाइंग, पीपल डिफ़िकल्ट टू नेगोशिएट, दे आर इंट्रोवर्टेड एंड रिटिसेंट विद इंफॉर्मेशन, हाइड देयर फीलिंग्स। अब सेल्फ डिनाइंग नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अपने आप को जो है ना वो डिनाई करते हैं। अपने आप को डिनाई करना मीन्स कि वो अपनी हाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, जो उनके व्यूज़ हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो इनके इमोशंस हैं, उनको वो हाइड कर लेते हैं। सेल्फ प्रोटेक्टिंग मीन्स कि हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स, अपनी जो सच्ची फीलिंग्स हैं उनको वो हाइड कर लेते हैं, जो बाकी की उनकी फीलिंग्स हैं उसको वो शो कर लेते हैं। सेल्फ प्रोटेक्टिंग मीन्स कि वो प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स को, और जो दूसरी फीलिंग्स हैं, जो बात नहीं कहने वाली या फिर कोई अनइम्पॉर्टेंट बात है, उसको वो जो है ना वो शो कर देते हैं। सेल्फ एक्सपोजिंग, सेल्फ एक्सपोजिंग मीन्स के बाय इग्नोरिंग फीडबैक एंड अदर्स व्यू, आप एक्सपोज करते हो अपने आप को। ठीक है, इग्नोर कर देते हो बाकियों के फीडबैक को। ठीक है, और बाकियों के व्यूज़ को और अपने व्यू को जो है ना वो इम्पोर्टेंट समझते हो। सेल्फ बार्गेनिंग मीन्स पीपल शो फीलिंग्स इफ़ यू शो योर्स, वेट until you lead them in negotiation, open up when others initiate the process। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है? अचीव गोल विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, आप अचीव करते हो गोल विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स। व्हेन यू आर नेगोशिएशन साइकोलॉजिकल बैरियर्स में अरेज, जब आप नेगोशिएशन करते हो दूसरे पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हो तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं वो आते हैं। इट मे प्रोड्यूस्ड बाय यू और द अदर पार्टी, may be on the alert for signs of these barriers, listen for their effects and use your communication skills to ease or lower them। आपने जो है जब साइकोलॉजिकल बैरियर आप देख लेते हो तब आपने जो है ना सेकंड पर्सन को लिसन करना है, उसको भी सुनने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और अपनी कम्युनिकेशंस को जो है वो यूज़ करना है ताकि इसको आप ख़त्म कर सको। साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू नेगोशिएट में इंक्लूड, अब कौन कौन से हो सकते हैं? fear of being taken for a ride, wanting to be liked, guilt about wanting to be assertive, wanting to be nice, power, lack of self confidence। ये सारे जो है ना वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। जब आप इनको देखो तो आपने जो है ना वो इनको स्टॉप करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करना है। पावर इन नेगोशिएशन, अब यहाँ पे पावर की बात की गई है। When an organization delegates people to get the job done, it gives them power to act। अब पावर मीन्स कि आपको ऐसी पावर दी जाती है नेगोशिएशन के लिए, जो भी जॉब आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको पावर दी जाती है कि आप नेगोशिएशन करो। लेसन नंबर 41 की तरफ आते हैं, नेगोशिएशन एंड लिसनिंग। इसकी आउटलाइन है 5-step approach to negotiation, plan for negotiation, gathering useful information, problem solving, negotiation method, skills, what is listening, purpose of listening, variety of listening skills, faults in listening, ways to improve your listening। अब सबसे पहले यहाँ पे है द यूज़ ऑफ पावर। अब यूज़ ऑफ पावर मीन्स कि आपको, जैसे मैंने बताया है कि आपको किस तरह से यूज़ करनी है अपनी पावर। पर्सन हु हैज़ पावर, जिसके पास पावर है, पर्टिकुलरली ओवर द एलोकेशन एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज,
उसको जो है वो ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए कि हमने पावर को जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। मस्ट बी विलिंग एंड एबल टू यूज़ दैट पावर टू मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शन। उसके पास पावर होती है कि वो मेक डिसीजंस एंड टेक एक्शन, वो डिसीजंस ले सके एंड टेक एक्शन, कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। इफ़ दे रिफ्यूज़ और आर एबल टू डू दिस, कॉन्फ्लिक्ट विद अराइज बिकॉज processes that are essential to the running of the workspace do not take place। आपने जो है अगर ये चीज़ें नहीं की हैं, आपको यूज़ करनी नहीं आ रही पावर, तो आपका जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट आता ही आता है। तो आपका जो क्योंकि वर्क स्पेस में जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। डोंट डिपेंड सॉली ऑन योर वर्क स्पेस पावर सोर्स और योर पर्सनल पावर, डेवलप स्ट्रेटजीज दैट अचीव रिजल्ट। आपको जो है ना वो अपने सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ को जो है ना वो अडॉप्ट करना पड़ता है द यूज़ ऑफ पावर के लिए। ठीक है, 5 स्टेप्स अप्रोच टू नेगोशिएशन। अब इसमें 5 स्टेप्स को बताया गया है। नेगोशिएशन इज़ अ प्रोसेस इन विच 2 और मोर पीपल विद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद गैदर इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प यू, आपने गैदर करनी है, इकट्ठी करनी है इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। गिव द अदर पार्टी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर दैट दिस, अब ये पॉइंट्स जो है ना वो आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पर्पस नेगोशिएशन द इशू स्टार्टिंग बाय आस्किंग फॉर व्हाट यू वांट, स्टार्ट करना है जो आप चाहते हो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। बट एक्सेप्ट दैट योर गोल्स में हैव टू मॉडिफाइड और कॉम्प्रोमाइज्ड। अब आपने ये नहीं करना कि आप जो चाहते हो आपने वही बोलते रहना, अपने व्यूज़ को शेयर करते रहना। सेकेंड पार्टी के व्यूज़ को भी आपने जो है ना वो कंसीडर करना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा नेगोशिएशन का। अब यहाँ पे दो लिखा है बेंटा एंड वेंटा। बेटना stands for best alternative to a negotiation agreement. If the person you are negotiating with is your manager or supervisor, you may have BETNA. BETNA stands for worst alternative to a negotiation agreement। अच्छा, अब जो ये आपका अगर मैनेजर है कॉन्फ्रेटिंग में, मतलब सेकंड पर्सन जो है वो आपका मैनेजर है या सुपरवाइज़र है, मतलब कि आपके आपसे ज़्यादा हाई रैंक पे है, तो आपको जो है ना वो वेटना को यूज़ करना है, क्योंकि वेटना जो है वो वर्स्ट अल्टरनेटिव है कि आपको वहाँ पे एग्रीमेंट जो अपना कॉम्प्रोमाइजिंग जो है ना वो स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। अगर आप ठीक भी हो तो भी आपने जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होकर जो है ना वो उसकी बात को मान लेना है और एग्री कर लेना है उसकी बात को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन मेथड्स हैं। मेथड्स क्या हैं? सबसे पहला मेथड है कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ठीक है, उसके बाद कोलैबोरेशन, आपने जो है ना वो एक कोलैबोरेट कर लेना उसके साथ। ठीक है, जो वो कह रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट करके कोलैबोरेट कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपकी बात भी रहे और उसकी बात भी रह जाए। कंपटीशन, आपने कंपटीशन जो है ना वो मेथड भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसको कहो कि हम लोग एक गेम टाइप खेलेंगे, या फिर ऐसा कुछ कर लो कि मतलब एक एग्रीमेंट कर लो दोनों का आपस में कि आप कहो कि अगर मैं जीत गया तो मतलब ऐसे होगा, तो अगर मैं हार गया तो ऐसे होगा। तो आप एक एग्रीमेंट कर लो और दैट इज़ दी कंपटीशन, जिसमें आप कंपटीशन करते हो आपस में। ठीक है, अकोमोडेशन है, विड्रॉल और अवॉइडेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अवॉइड में मतलब अवॉइड करना है आपने। इस मेथड को भी आप यूज़ कर सकते हो कि चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को जो है ना आपने अवॉइड करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं व्हाट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग एक प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, जिसको हम लोगों ने ना फ़ौरनली जो है ना फ़ौरन जो है ना सुनना होता है। ठीक है, जो सेकंड पर्सन हमसे कह रहा है हमने उसको सुनना है, दैट इज़ द लिसनिंग। अब उसकी बात जो है हमने ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन जो है ना हमें सुननी है। लिसनिंग सर्व टू पर्पस। अब इसके टू पर्पस हैं। एज ए सेंडर ऑफ द मैसेज, जो सेंडर हमें मैसेज देना चाह रहा है उसको हमने लिसन करना है। ठीक है, एज द रिसीवर ऑफ टू अ मैसेज, लिसनिंग टू द अदर पर्सन यू अलाउज यू टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। अब यहाँ पे जो रिसीवर है मैसेज क्या दे रहा है वो भी आपको लिसन करना है, जो आप खुद मैसेज दे रहे हो उसको भी आपको लिसन करना है कि आप क्या मीनिंग जो है ना वो समझा रहे हो पर्सन्स को। ठीक है, तो लिसनिंग मैंने आपको बताया है डिफरेंस बिटवीन हेयरिंग एंड लिसनिंग। Hearing is a physical process. The ear receives stimuli or sensations and transmits them to brain. अब hearing जो है वो एक physical process है
जो ईयर्स हमारे रिसीव करते हैं स्टिमुली को और सेंसेशंस को, जो आवाज़ें हमें आ रही होती हैं, ईयर्स हमें वो चीज़ें रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और उसको भेज देते हैं ब्रेन की तरफ। दैट इज़ द हियरिंग। अब पर्पस ऑफ लिसनिंग क्या है कि इसका पर्पस यही है कि आप अपने सेकंड पर्सन को, जो स्पीकर बोल रहा है, उसको आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसकी बात को, कि वो क्या कह रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे एक्टिव लिसनिंग क्या है कि एक्टिव होके जो है ना वो स्पीकर की बात को लिसन करना, उसको हम लोग एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। फॉल्ट्स इन लिसनिंग। अब फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं लिसनिंग में? रिमेंबर दैट एवरी सेकंड और वॉइस दैट वी रिसीव कैन नॉट बी टर्न्ड एज लिसनिंग। अगर आपका साउंड और वॉइस भी मैटर करती है आपकी लिसनिंग में, अगर आपको सही से आवाज़ नहीं आ रही है स्पीकर की, तो आप जो है ना वो सही से लिसन ही कर पाते हो। अगर आपका वॉइस क्लियर नहीं है या वॉइस जो है वो इतनी लो है, तो आपको जो है ना वो लिसनिंग में फॉल्ट्स आ सकते हैं। प्रीजुडिस, इसका मतलब है कि वी शुड गिव अ चांस टू द स्पीकर टू फिनिश हिज मैसेज। आप चांस दे देते हो स्पीकर को कि वो अपना मैसेज जब चाहे वो ख़त्म कर सकता है। लेटर टू वी कैन एग्री और डिसएग्री। अगर आपने एग्री करना है या डिसएग्री करना है वो तो बात की बात है। तो इसमें आप लोग जो है ना वो अपना एक राय दे देते हो उसे, ठीक है, उसको एक बता देते हो, एक सजेशन दे देते हो। डिस्ट्रैक्शन, not only the verbal messages but also the non-verbal cues of the speaker affect our listening। अगर आपका जो है ना सही से क्लियर नहीं नज़र आ रहा, तो वर्बल मैसेजेस तो आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन नॉन वर्बल क्यूज़ भी आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपकी लिसनिंग में जो है ना वो डिस्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो नॉन वर्बल क्यूज़ के थ्रू भी, नॉन वर्बल क्यूज़ होता है जो आप लोग की बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हो, अपने हैंड्स को, अपने लेग्स को यूज़ करते हो, ठीक है, आप उसके थ्रू भी जो है ना अपना मीनिंग समझा सकते हो। अगर आपको वो भी समझ में नहीं आ रहे, आपके हाथ के इशारे या फिर आपको लेग बॉडी मूवमेंट भी आपको समझ में नहीं आ रही, तो भी आप जो है ना वो समझ नहीं पाते उसकी बात को। सिमेंटिक्स बैरियर, मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम इन लिसनिंग। अगर आपके मीनिंग ऑफ वर्ड्स, आपने बोलना लफ्ज़ क्या था और आपने बोल कुछ और दिया, तो ये जो है वो आपका मीनिंग डिफरेंट कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना वो सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है लिसनिंग में। प्री शेकिंग मीन्स कि आपके वर्ड्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, श्रंक हो रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट हो रहे हैं एक दूसरे से दूसरी की तरफ, तो आपके जो है ना वो फॉल्ट बन जाता है एक लिसनिंग का। वेज टू इम्प्रूव लिसनिंग। अब आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो वो वेज आपको बताने लगी हूँ। बी प्रिपेयर्ड, जो भी बात आपने करनी है, जो भी टॉपिक है, आपने जो चीज़ें बोलनी हैं उनको प्रिपेयर करना है। शो पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करना है। लिसन टू लर्न, अब आपने जो है ना वो लर्न करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या बोल रहे हो। फोर्थ पे है कंसंट्रेट के साथ ऐसे जो है ना वो टेंशन के साथ बोलने की कोशिश करनी है। जॉट डाउन नोट्स को बनाना है। ठीक है, उसके बाद 42 लेसन की तरफ आते हैं। थीसिस राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। आउटलाइन है थिंकिंग अबाउट इट स्टेज प्रिपेयरिंग द प्रपोजल। व्हाट इज़ अ प्रपोजल? इंक्लूड अ टाइटल ऑन योर प्रपोजल। व्हाट इज़ रिसर्च? डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग while writing and presentation your thesis or dissertation you go through many stages। जब आप अपनी थीसिस बना रहे होते हो तो आपको बहुत सारी स्टेजेस से जो है ना वो गुजरना पड़ता है। These stages are very important. Anyone in this process must make sure that no stage is left out. These stages are the following। अब आपकी कौन सी स्टेजेस होती हैं? थिंकिंग अबाउट इट, सबसे पहले थिंकिंग अबाउट इट, जो थीसिस है उसके बारे में आपको सोचना है। प्रिपेयरिंग दी प्रपोजल, आपने प्रपोजल को प्रिपेयर करना है। राइट डाउन योर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को जो है ना थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हो सबसे पहले आपने थिंकिंग की है, उसके बाद जो आइडियाज़ आपको आए हैं वो आपने राइट डाउन कर लेने हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं प्रिपेयरिंग दी प्रपोजल। आपने जो थिंकिंग की है उसको आपने एक प्रपोजल के साथ प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद रीड थ्रू सम वंस एल्स रिसर्च प्रपोजल। आपने जो थिंकिंग की है, जो नोट्स बना लिए हैं, सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना वो किसी और की रिसर्च प्रपोजल को रीड कर लेना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने अपना प्रपोजल किस तरह से प्रिपेयर करना है। व्हाट इज़ द प्रपोजल एनीवे? प्रपोजल क्या होता है?
प्रपोज़ल कहते हैं आपकी सजेशंस को, ठीक है, जो आप उसको एक सजेस्ट करते हो चीज़, उसको हम लोग प्रपोज़ल कहते हैं बेसिकली। तो आपने जो है ना उस प्रपोज़ल को, जो आपने अपना एक प्रपोज़ल बनाते हो कि हमारे व्यूज़, अपने व्यूज़ को शेयर करते हो अपने प्रपोज़ल के थ्रू, अपनी थिंकिंग जो आपने सोची होती है उसके व्यूज़ को आप शेयर करते हो, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो, उसको हम लोग प्रपोज़ल कहते हैं। इंक्लूड अ टाइटल ऑन योर प्रपोज़ल, आपने अपना टाइटल बना लेना है कि आपकी प्रपोज़ल का क्या टॉपिक है, क्या टाइटल है। व्हाट इज़ रिसर्च। अब रिसर्च क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि रिसर्च कहते हैं कि आप, द वर्ड रिसर्च इज़ यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड। तो रिसर्च कहते हैं कि आप एक टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो रिसर्चिंग करते हो, ठीक है, फाइंड करते हो चीज़ें, नई से नई चीज़ों को फाइंड करते हो, उसको हम लोग रिसर्च कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट पीपल डिफाइन इट डिफरेंटली, और डिफरेंट पीपल जो है ना उसको डिफाइन करते हैं डिफरेंटली। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट भी होता है, ठीक है। नोइंग अ सब्जेक्ट थॉरली, आप सब्जेक्ट को थॉरली जो है ना ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी सब्जेक्ट के रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड जो है ना वो आप जानते हो। एक्सप्रेशन ऑफ वंस अंडरटेकिंग अबाउट दी टॉपिक, मतलब टॉपिक से रिलेटेड जो है ना आपको रिसर्च में पता होता है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद आते हैं फ़िक्शन की तरफ। फ़िक्शन क्या है। फ़िक्शन इज़ द इमेजिनेशन, ठीक है, आपकी जो चीज़ें इमेजिनेशन बेस्ड होती हैं, ट्रू बेस्ड नहीं है। फ़िक्शन मीन्स इमेजिनेशन, आपकी रियलिटी नहीं है इसमें, सिर्फ इमेजिनेशन है, आपकी थिंकिंग है आपकी, ठीक है। वो चीज़ आपकी जो है वो रियलिटी बेस्ड नहीं भी हो सकती है, समटाइम्स वो रियलिटी बेस्ड भी होती है, लेकिन फ़िक्शन इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन रदर देन ऑन फैक्ट। लाइक जैसे नॉवेल्स में होता है, शॉर्ट स्टोरीज़ में होता है, लिटरेचर में, उसको हम लोग फिक्शन कहते हैं। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म जो है वो कहा जाता है द कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़ एंड रिलेटेड कमेंट्री एंड फीचर्ड मटेरियल थ्रू सच प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ब्लॉग्स। तो जर्नलिज़्म जो है वो बेसिकली होता है कि आप अपने व्यूज़ को जो है ना वो शेयर करते हो, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करते हो, प्रिपरेशन करते हो उस डाटा से रिलेटेड, ठीक है, उसको जो है ना अपनी न्यूज़ में कमेंट्री के थ्रू जो है ना वो भेजते हो, ठीक है, अपने व्यूज़ को शेयर करते हो, कमेंट्री करते हो, उसके ऊपर एक टॉपिक है उसके रिलेटेड आपने डाटा को कलेक्ट किया, फिर आपने उस डाटा का जो कलेक्शन था अपने आपने व्यूज़ जो है ना वो एज अ कमेंट्री आपने शेयर किए, ठीक है, मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, ब्लॉग्स के ज़रिए, ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स में आपने जो है ना उसको शेयर किया अपनी कमेंट्री को, तो उसको हम लोग जर्नलिज्म कहते हैं। मेडिकल रिसर्च, अब मेडिकल रिसर्च में आपकी सारी मेडिकल रिसर्चेज आती हैं, ठीक है, तो इसमें उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, आपके ट्रीटमेंट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपकी साइंस आती है और टेक्नोलॉजी आती है, दोनों जो हैं वो सेम चीज़ें हैं, इसीलिए इन दोनों को साथ में लिखा गया है। तो उस टाइप के जो है ना आपकी प्रपोजल्स आते हैं। उसके बाद हम लोग लेसन नंबर 43 की तरफ आते हैं, थीसिस राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। इसकी आउटलाइन देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शंस ऑफ अ थीसिस फॉर्मेट, इसमें आपका फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आप अपना थीसिस जो है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना होता है जिसके बारे में आप ओवरव्यू देते हो, टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोड्यूस करते हो टॉपिक को। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हो। बैकग्राउंड एंड नीड, आप बैकग्राउंड बताते हो स्टेटमेंट का, जो टॉपिक आपने चूज़ किया उस स्टेटमेंट का आप बैकग्राउंड बताते हो। पर्पज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, पर्पज़ बताते हो, ठीक है। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस को बताते हो, कौन कौन से रिसर्च आपने क्वेश्चंस किए थे वो आप उसमें इंक्लूड करते हो अपनी थीसिस में। उसके बाद जो है ना एग्जांपल्स आती हैं ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक थीसिस स्टेटमेंट, अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स देते हो, सही है। उसके बाद आप लिमिटेशंस देते हो, लिटरेचर रिव्यू है, मेथोलॉजी है। मेथोडोलॉजी का मतलब है कि सिस्टम ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर डूइंग समथिंग। मेथोडोलॉजी मीन्स कि जैसे आपको एक चीज़ है, टॉपिक है, आप कौन सा मेथड्स को यूज़ कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, जिस तरह से हमने पढ़ा था, तो आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो अपनी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, समझाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, उसको हम लोग मेथोडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद
फिर आता है हमारा डिस्कशन आती है, जिसमें हम लोग डिटेल में थोड़ा जो है ना इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद कंक्लूजन आती है, जिसमें हम लोग जो है ना वो सारी चीज़ों को, रिजल्ट्स को, डिस्कशन को समराइज़ करते हैं, कंक्लूड करते हैं। बिब्लियोग्राफी आती है। बिब्लियोग्राफी मीन्स, मैंने आपको जैसे बताया था कि आप रेफरेंस देते हो, जो साइट आपने यूज़ की होती है उसका, जो सोर्सेज आपने यूज़ किया होता है उसका आप रेफरेंस देते हो, बिब्लियोग्राफी उसको कहते हैं। अपेंडिसेस लिखते हो, ठीक है। उसके बाद टेबल एंड फिगर्स लिखते हो, रॉ डाटा, ठीक है। एक ना रॉ सा एक, मतलब कि ना एक शॉर्ट सा डाटा आप लोग इसमें लिख देते हो। उसके बाद लेसन नंबर 44 की तरफ आते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी है, मेकिंग अ प्रिलिमिनरी चॉइस ऑफ मेथडोलॉजी। अब सबसे पहले यहाँ पे 3 उन्होंने कॉन्सेप्ट्स शेयर किए हैं। रिसर्च पर्सपेक्टिव है, रिसर्च टाइप है, रिसर्च मेथड्स हैं। तो जो है ना, सबसे पहले हमारे पास रिसर्च पर्सपेक्टिव है। The underlying assumptions, values, and frameworks that shape how researchers approach a topic, design a study, collect and analyze data, and communicate their findings. अब यहाँ पे रिसर्च पर्सपेक्टिव दो तरह के हैं, ठीक है। एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। अब रिसर्च पर्सपेक्टिव जो है वो कहा जाता है कि आप जो जहाँ से टॉपिक को कलेक्ट कर रहे हो, जहाँ से स्टडी कर रहे हो टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ से डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, जहाँ से एनालाइज कर रहे हो डाटा को, वो सारे जो रिसर्च पर्सपेक्टिव हैं उसको हम इसमें जो है ना रिसर्च पर्सपेक्टिव का ये मतलब है, जहाँ से हम चीज़ों को जो है ना वो कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो तरह के क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव आपको बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च टाइप क्या होती है? रिसर्च टाइप, द टर्म रिसर्च टाइप इज़ यूज्ड हियर टू आइडेंटिफाई द जर्नल रिसर्च अप्रोच। अब यहाँ पे उन्होंने जो है ना, सबसे पहले हमें क्वांटिटेटिव इन नेचर, अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव टाइप बताइए सबसे पहले, जिसमें आपने जो है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को बताना है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, कैजुअल, कंपेरेटिव, को रिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव, एवेल्युएशन रिसर्च। तो सबसे पहले है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों के हम लोग जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। उसके बाद क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च, जिसमें हम लोग जो है ना इज़ वन दैट फॉलोज द जनरल प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसमें हम फॉलो करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को ही, लेकिन इसमें हमें जो है ना विदाउट द यूज़ ऑफ ग्रुप कंट्रोल ग्रुप और विदाउट रैंडम असाइनमेंट। अब यहाँ पे जो है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें बेसिकली रैंडम असाइनमेंट दी जाती है कि आपने जो है ना, एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं कि हम जहाँ पे कहीं पे बैठे हैं और हमें कोई भी ऐसा टॉपिक दे दिया, कोई भी असाइन कर दी गई है असाइनमेंट, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट ये तो नहीं होता ना कि हम लोगों ने जो है ना वो पहले से हमें बताया गया टॉपिक और फिर हमने एक्सपेरिमेंट करना है। रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया जाता है एक्सपेरिमेंट रिसर्च में। कौसी एक्सपेरिमेंट में जो है ना वो हमें फॉलो किया जाता है एक्सपेरिमेंट रिसर्च को, लेकिन हमें इसमें यूज़ ऑफ कंट्रोल ग्रुप को नहीं कहा जाता और ना ही रैंडम असाइनमेंट दी जाती है किसी एक्सपेरिमेंट में। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, कैजुअल कंपैरेटिव स्टडीज़ आर डिज़ाइन टू डिटरमाइन द पॉसिबल कॉजेज़। अब इसमें पॉसिबल जो भी पॉसिबल कॉजेज़ हैं रिसर्च में, वो उसके कॉजेज़ बताए जाते हैं, क्या वजूहात हैं रिसर्च की वो इसमें बताई जाती हैं। को रिलेशनल रिसर्च, जिसमें हमें रिलेशनशिप बताया जाता है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है रिसर्च के बारे में, ठीक है। एवेल्युएशन रिसर्च, जिसमें एवेल्युएशन की जाती है, एवेल्युएट किया जाता है टॉपिक को। उसके बाद स्टडीज़ प्राइमरली क्वालिटेटिव, पहले हमने क्वांटिटेटिव इन नेचर पढ़ा, अब हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव इन नेचर में। केस स्टडी रिसर्च, केस स्टडी में क्या किया जाता है? इंक्वायरी इज़ एन एम्पिरिकल इंक्वायरी, ये एम्पिरिकल इंक्वायरी है दैट इन्वेस्टिगेट अ कॉन्टेम्परेरी फिनोमेना विद इन इट्स रियल लाइफ, जो इन्वेस्टिगेट क्या करती है कॉन्टेम्परेरी फिनोमेना को रियल लाइफ के, ठीक है। एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, इज द स्पेशल टाइप ऑफ केस स्टडी रिसर्च, ये भी स्पेशल टाइप ही है केस स्टडी रिसर्च की। उसके बाद एक्शन रिसर्च, मोस्ट एक्शन रिसर्च डॉक्यूमेंट्स डील विद हाउ एन एजुकेशनल प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड, जिसमें एक्शन लिया जाता है, एक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। रिसर्च मेथड्स जो हैं वो टेस्ट एंड मेजरमेंट्स का मेथड आता है, जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं
अपनी रिसर्च को, जो हम लोगों ने रिसर्च कर लिया उसके बारे में हम टेस्ट करते हैं, उसको मेजर करते हैं। सेकंड पे है इंटरव्यू। इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स के साथ, ग्रुप्स के साथ, कि क्या हमने रिसर्च जो है वो ठीक की है या नहीं। उसके बाद थर्ड पे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व किया जाता है अपनी रिसर्च को, ठीक है, व्हाट इज़ अकरिंग, क्या चीज़ जो है वो अकर हो रही है, एंड व्हाट इंडिविजुअल्स आर डूइंग, क्या जो है ना इंडिविजुअल कर रहे हैं। इस सर्वेज़ में हम लोग सर्वे करते हैं, ओपिनियंस लेते हैं, परसेप्शंस लेते हैं, एटीट्यूड्स को जो है ना वो देखते हैं, नोट डाउन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स। फिफ्थ है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आर एनालाइज टू एस्टैब्लिश द रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करने के लिए, एक रिकॉर्ड रखने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं। लेसन नंबर 45 की तरफ आते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी। अब इसकी आउटलाइन में देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एब्स्ट्रैक्ट, हेडिंग, विजुअल्स, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, इन टेक्स्ट साइटेशंस, एपीए साइटेशंस, बेसिक्स पर्सनल कम्युनिकेशन, साइटिंग इंडायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, रेफरेंस लिस्ट। तो ये जो है ना बेसिकली हम लोग थीसिस के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम अपना थीसिस जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना थीसिस बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड कर लेना है अपना डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है, उसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, उसके कॉन्सेप्ट को। हाउ टू मेक डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से बना सकते हैं। MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इसके थ्रू, और APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और पैरेंथेटिकल साइटेशन सिस्टम, इसके थ्रू भी आप जो है ना वो अपना डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेते हैं। टाइटल पेज में आपका जो है ना वो टाइटल आता है, ठीक है। जनरल APA गाइडलाइन, इसमें आप लोगों का जो इमेज कैप्शन आता है, सिंपल ऑफ APA टाइटल इमेज पेज आता है, ठीक है। पेज नंबर्स आते हैं, आपके एब्स्ट्रैक्ट आता है। ये आपका स्टार्टिंग है थीसिस का, कि किस तरह से आप थीसिस को स्टार्ट कर सकते हो। हेडिंग आती है, विजुअल्स आते हैं, कौन से विजुअल्स को आपको यूज़ करते हैं, जैसे आपको पिक्चर डायग्राम दिखाई गई है वो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। रेफरेंस लिस्ट आती है स्टार्टिंग में, ठीक है, किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ से कौन से सोर्स से आपने रेफ़र की, मतलब ली है, उसका रेफरेंस आप डालते हो, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, आप लिस्ट बना लेते हो सारे रेफरेंसेस की, किधर से कौन सी चीज़ आपने ली है। इन टेक्स्ट साइटेशंस, ठीक है, उसके बारे में आप लिखते हो। उसके बाद APA साइटेशंस बेसिक्स के बारे में आप लिखते हो। कोटेशंस कोड्स को ऐड करते हो अपनी थीसिस में, ठीक है। इटैलिक्स वर्ड्स को, लैंग्वेज को यूज़ करते हो। शॉर्ट कोटेशंस को, लॉन्ग कोटेशंस को यूज़ करते हो। कहीं पे आप लोग शॉर्ट कोटेशंस को यूज़ करते हो, कहीं पे आप लॉन्ग कोटेशंस को यूज़ करते हो। समरी और पैराफ्रेज करते हो, जो टॉपिक आपने किया उसकी एक समरी बनाते हो, या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देते हो उसकी, ताकि आपका बात जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। उसके बाद साइटिंग इनडायरेक्ट सोर्सेज को भी आपने जो है ना वो मेंशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज को भी आपने मेंशन करना है। अननोन ऑथर एंड अननोन डेट को भी आपने वहाँ पे जो है ना थीसिस में मेंशन करना है। लाइक थीसिस एक तरह का ये है कि आपने ईच एंड एवरीथिंग, छोटी से बड़ी हर चीज़ जो है ना रेफरेंस देने हैं, हर चीज़ को वहाँ पे मेंशन करना है, डेट को, ऑथर को, जो चीज़ आप जो है वो लिख रहे हो, जो कोटेशन आप लिख रहे हो उसका ऑथर का नाम आपको लिखना है, जहाँ वो डेट, जहाँ जब वो पैदा हुआ, जब वो जो है ना उसका मरा वो, ठीक है। जो भी आपकी जो चीज़ है ना वो सारी आपने इसमें लिखनी होती है थीसिस में। पेज नंबर्स आपने देने हैं, रेफरेंस लिस्ट्स बनानी है, ऑथर्स, 2 ऑथर्स, 3 ऑथर्स, जितने भी हैं, जिस तरह से जी ये लिखा हुआ है, आपको एग्जांपल्स भी दी गई हैं, आपने यहाँ से भी देख लेना है उसको, ठीक है, कि किस तरह से जो है ना वो थीसिस को बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। आप लोगों ने जो है ना आर्टिकल इन अ मैगज़ीन में अगर कोई आर्टिकल है आपने वहाँ से लिया है तो आपने ये लिखना है। आर्टिकल अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा था तो आपने उसका नाम मेंशन करना है। हर चीज़ को जो है ना आपने, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ को आपने इसमें मेंशन करना है। चलें जी, आज का जो हमारा ये कोर्स है आज हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 45 के साथ। आई होप कि आपको 1 to 45 तक सारे लेसन्स जो हैं मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी और समझ भी आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, अपने नेक्स्ट कोर्स में।